आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में उपखंड क है, इसके बाद उपखंड ख भी आएगा। आगे थोड़ा-सा हम बढ़ेंगे तो देखो उपखंड ख यहाँ पर जो है आपका कौन-सा आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है। अभी हम फिजिक्स देखने वाले हैं, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में फिर बायोलॉजी और फिर खंड ब की बात करेंगे, जिसमें बड़े प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और सारे प्रश्न हम करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, कहलाता है। एक पृष्ठ हो गोलीय या 2 पृष्ठ गोलीय हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये क्या कहलाएगा? तो देखिए, आपसे जब 2 पृष्ठों से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ कैसा हो सकता है? एक पृष्ठ जो है प्लेन हो सकता है और एक उठा हुआ हो सकता है, ठीक है? दूसरा हो सकता है कि आपका एक पृष्ठ जो है प्लेन हो सकता है और दूसरा धँसा हुआ हो सकता है, जैसे कि हम बताते हैं कि इस तरह का लेंस हो सकता है आपका, ठीक है? और उसके अलावा 2 पृष्ठों की बात कर रहा है, ध्यान रखना है दोनों पृष्ठों से, और दोनों पृष्ठ क्या है? गोलीय हैं, या फिर देखो एक या दोनों पृष्ठ में से गोलीय है, तो एक पृष्ठ हो सकता है गोलीय, तो देखो एक पृष्ठ यहाँ पे गोलीय दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको एक पृष्ठ गोलीय दिखाई दे रहा है, बाकी दूसरा समतल है। इसके अलावा दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं, तो इसमें आपका इस तरह से हो सकता है उत्तल वाला, या फिर आपका अवतल वाला हो सकता है। तो हम बता सकते हैं कि अवतल वाला कुछ इस तरह से बन सकता है, जिसमें दोनों पृष्ठ गोल हो सकते हैं। तो इस तरह का आपको पृष्ठ देखने को मिलेगा। अब इस तरह के पृष्ठ क्या होते हैं? तो इस तरह के, और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पारदर्शी है। तो पारदर्शी में कभी भी दर्पण नहीं आता, तो दर्पण वाला तो कैंसिल हो गया आपका, जो भी दर्पण का ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया। त्रिज्या तो हो ही नहीं सकती, त्रिज्या का कोई मतलब नहीं, मैथमेटिक्स हम पढ़ नहीं रहे हैं तो त्रिज्या भी नहीं होगा। बचा आपका सी ऑप्शन, गोलीय लेंस। तो ये गोलीय लेंस होते हैं, चाहे उसका दोनों पृष्ठ आपका गोलीय हो, चाहे एक पृष्ठ आपका गोलीय हो, और पारदर्शी है। पारदर्शी जो भी होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? लेंस होते हैं, ठीक है? पारदर्शी जो भी होंगे मीडियम, वो क्या होते हैं? लेंस होते हैं। अगर आप पारदर्शी नहीं होता तो हम दर्पण की बात करते हैं, जो कि हमारा शीशा होता है, जिसमें हम अपना मुखड़ा देखते हैं सोना सा उठते ही हुए। तो गोलीय दर्पण नहीं हो सकता, दर्पण तो हो ही नहीं सकता, शीशा हो ही नहीं सकता, वो लेंस हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पूछा गया दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अब दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, जो दांत देखते हैं, उनकी बात कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ जो है वो कोई भी मरीज जो है या किसी भी दांत का जो है प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, मरीज के दांत का ही देखेंगे, प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो दांत होते हैं हमारे छोटे छोटे, अब दांतों का हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कैसा चाहिए? बड़ा प्रतिबिंब। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो भी उत्तल दर्पण होता है, ये आपका कभी भी बड़ा नहीं बनाएगा, छोटा बनाता है हमेशा, ठीक है? उसके अलावा समतल दर्पण जैसा है वैसा ही बनाएगा, मतलब जितनी साइज का उतनी साइज का बनाएगा, तो ये बड़ा नहीं बना सकता। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, ये बनाता है छोटा, ये बनाता है समान, ठीक है? और अवतल दर्पण जो है ये बनाता है बड़ा, क्या बनाता है? बड़ा। तभी हो ही नहीं सकते, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि बड़ा जो बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? तो बड़ा बनाने के लिए हमें लेना होगा अवतल दर्पण, जो कि दंत विशेषज्ञ यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु, यानी कि कोई बिंब यानी कि वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले तो उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है, तो आपको सभी को पता है, हम उत्तल लेंस जो है कुछ इस तरह का बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ये आपका एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, इस साइड में जो है आपका क्या होता है, इस साइड में आपका होता है 2f। पहले तो आपका यहाँ पे मान लीजिए जितनी दूरी पे हमने लिया ये f1 हो गया आपका, और यहाँ पर जो दूसरा लेंगे हम, यहाँ पे होता है 2f1। इधर जो हम, क्योंकि लेंस है तो दूसरी तरफ भी आपका किरण जाएगा, तो इधर हम लेते हैं f2। तो जितनी दूरी पे f1 लिया है इस सेंटर से, इस जगह से, उतनी ही दूरी पर हम जो है f2 ले लेंगे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 2f1 है, उतनी ही दूरी पर जो है 2f2 ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया लेंस का पूरा चित्र, जो कि हमें बनाना था समझने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत, 2f तो ये है
अनंत कहीं बहुत दूर होगा, इस तरह से बहुत दूर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है आपके लिए। मेरे लिए अनंत जो है 1 कदम हो सकता है, एक चींटी के लिए 100 कदम या हज़ारों कदम हो सकते हैं, एक मच्छर के लिए और भी ज़्यादा हो सकता है, तो अनंत कदम का हम बता नहीं सकते। तो अनंत कदम मान लीजिए कि अनंत कहीं अनंत जो होगा यहाँ पर होगा और वो जो है बिंब यहाँ रखा गया है। बिंब यानी वस्तु रखी गई है, ये वस्तु यहाँ रखी गई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम यहाँ से एक रे पास करेंगे और जो रे पास होती है वो यहाँ पर आने के बाद कहाँ पे लेंस के सेंटर में आने के बाद में कहाँ से पास होती है, तो ये पास होती है आपके फोकस से। कौन से फोकस फोकस से? दूसरे फोकस से। ठीक है। इसके अलावा एक और हमें बिंब चाहिए यहीं से, इसी पॉइंट से, जो कि आपका पोल से पास होगी, जो कि आपका पोल है, ये ओ एक्सिस मानिए, पोल मानिए, मुख्य अक्ष मानिए या प्रधान अक्ष है, तो यहाँ से पास होगी और सीधी चली जाएगी, जैसे गई है ऐसे ही चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। जहाँ ये दोनों कट करेंगे वहाँ पे हमारा बिंब बनेगा। तो ये रहा बिंब। और बिंब कहाँ बना? नीचे की तरफ, यानी कि हमारा तीर जो ऊपर वाला हमने लिया था वो नीचे की तरफ बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये छोटा बना हुआ है। ये कैसा बना है? यहाँ पे छोटा बना हुआ है। अच्छा, ये लेंस कैसा है? आपका उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। अगर उत्तल लेंस की बात है तो आभासी वाले तो दोनों गलत हो गए। भई आभासी तो बनेगा नहीं, वास्तविक बनेगा। वास्तविक में हमारे 2 ही ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे देखो उल्टा बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी उल्टा है, वास्तविक है, इसमें भी वास्तविक है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, लेकिन बीम हमारा बड़ा है और यहाँ पे बन रहा है छोटा। तो हमारा छोटा और बड़ा दोनों में से कौन सा सही होगा? छोटा वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे को आंसर देने हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल बोर्ड में देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 7 सेट बनते हैं। कितने सेट बनते हैं? 7 सेट बनते हैं। आपका सेट आपके आगे वाले से या पीछे वाले से नहीं मिलेगा। उसके एमसीक्यू आपसे नहीं मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि 7 सेट जो है ये जारी किए जाते हैं। 7 में से 1 सेट मैं पहले करा चुका हूँ, ये ध्यान रखना है। और 1 सेट जो है मैंने आपका साइंस का डाल दिया है और 1 सेट जो है मैंने एसएसटी का डाल दिया है। 2 सेट मैंने आपका जो है साइंस का 1 सेट डाल दिया है, एसएसटी का 1 सेट डाल दिया है। इसके अलावा एसएसटी का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, जो कि अभी-अभी मैंने बताया था, और साइंस का मॉडल पेपर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका 7 में से 2 सेट हो जाएँगे, साइंस के 2 और एसएसटी के भी 2। इंग्लिश के मैंने करवा दिए हैं, उसको पढ़िए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? यहाँ पर देखो, छोटी सी डेफिनेशन दी है कि मानव का नेत्र जो है वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है और विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकस कर सकता है या फोकसित कर सकता है। यानी कि आपके सामने कोई भी चीज़ रखी हुई है वो आप उसको देख सकते हो, जैसे ही आप गर्दन घुमाओगे तो आप किसी भी दूसरी चीज़ को भी देख सकते हो, और भी गर्दन घुमाओगे तो आप तीसरी चीज़ को भी देख सकते हो। यहाँ पे आपकी आंख पड़ेगी वहाँ पे उन चीज़ों को आप देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं समंजन की क्षमता। मानव नेत्र की समंजन की क्षमता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, समंजन की क्षमता की ये डेफिनेशन दे रखी है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समंजन करने की बात कर रहे हैं, समायोजित करने की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई विकृति दिखाई देती है, यानी कमी दिखाई देती है, हम बता सकते हैं कि कौन सी दृष्टि दोष है। इन दृष्टि दोषों के बारे में हम आगे बात करेंगे, सारे दृष्टि दोष हम देखेंगे आगे, पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कॉलम ए में दिए गई जो राशियां हैं, कॉलम बी में दिए गई जो एसआई मात्रक है या यूनिट है, उनको सही तरीके से हमें चयन करना है। सबसे पहले जो आपको समझ में आता है उसको मिला लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमें समझ में आता है उसको हम मिला लेंगे, और मिलाते ही हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। पहले ही हम देखेंगे और आंसर्स को जो है करेक्ट कर लेंगे। अब देखो, विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो मैंने सीधा सीधा वोल्ट से मिला दिया। अब यहाँ पे रुक जाते हैं। अब वोल्ट से मिला दिया, विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अगर मुझे ये याद है कि पहले का चौथा होगा, तो पहले का चौथा इसमें भी है और पहले का चौथा इसमें भी है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। इनको छोड़ दो, अब हमारे पास ए और डी बचे। इसके अलावा अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं, अगर कोई भी सही हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा क्या किस में नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापी जाती है।
तो ये हो गया एम्पियर में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 मिला दिए। अब देखिए कि दूसरे का पहला, क्योंकि ये दोनों गलत हैं, पहला ऑप्शन और दूसरा चौथा ऑप्शन सही है। दूसरे का पहला कौन सा दिखा रहा है, दूसरे का पहला ऑप्शन कौन सा दिखा रहा है, दूसरे का पहला ऑप्शन ये वाला दिखा रहा है, यानी कि ऊपर वाला भी गलत है। अब हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन आ गया कि भैया डी ऑप्शन ही सही होगा, बाकी हम मिला सकते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वॉट। उसके अलावा बचा क्या है, प्रतिरोध तो ओम होता ही है, ये आपको सभी को पता है। अब मिला लीजिए आप किसी को भी, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का आप देखिए पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का देखिए, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का जो है आपका तीसरा, तो चौथे का तीसरा। तो हमने पहले टिक कर लिया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से मिला सकते हैं। पहले काटिए उन क्वेश्चंस को जो गलत हैं, फिर बचे हुए जो सही हैं उसमें से आपको एक को छांट लेना है, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे बाद में हमेशा। मैं अभी आपको और समझाऊंगा। 2 चालक तार जिनके पदार्थ तथा व्यास समान है, पदार्थ भी समान है और व्यास भी समान है। ध्यान रखना कि इसमें क्या है, पदार्थ की लंबाई और व्यास क्या है, समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, जिसको हम बोल सकते हैं सीरीज में, और फिर पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलल में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम यानी सीरीज में और पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो है अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ऊष्माओं का जो है अनुपात पूछा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2 चालक तार है जिसके पदार्थ की लंबाई क्या है, समान है, व्यास समान है। अब लंबाई और व्यास समान है तो यानी कि सब कुछ दोनों के लिए सही है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है, हम इसका सबसे पहले हम श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो आर, आर जो है श्रेणी क्रम में जिसको सीरीज बोलते हैं, वो कितना निकल जाएगा। श्रेणी क्रम में आप जानते हो प्रतिरोधों को सामने सामने जोड़ देते हैं, तो पहला अगर प्रतिरोध है, क्योंकि इसका बोल रहा है कि पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में रखे जाते हैं, और 2 हैं ये चालक तार, तो दोनों का एक का अगर आर है तो दूसरे का भी आर ही होगा, क्योंकि उनका पदार्थ लंबाई समान है और व्यास समान है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जो है ये 2r हो गया। दूसरा, इसमें आपसे बोला है ये पार्श्व क्रम में भी संयोजित किया जाता है। पहली बार तो हमने इसका हमने बता दिया कि ये भैया श्रेणी क्रम में है। दूसरा पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब कि 1/r आ जाता है, और पैरेलल ले रहे हैं तो p आ जाएगा, यानी कि पार्श्व में आ गया। अब ये क्या होता है, 1/r आ गया तो ये भी 1/r हो जाएगा, और ये भी 1/r हो जाएगा। जो ऊपर हमने r प्लस r किया था, ये यहाँ पे 1/r हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फिर से, तो 1/rp बराबर कितना हो जाएगा, ये आर आर जो है आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका नीचे आ जाएगा आर, और ऊपर वाले 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि 1 में आर पी इक्वल्स टू 2/r। और इसको हम लिख सकते हैं, आर पी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर पी का मान यानी पार्श्व क्रम में जो रेजिस्टेंस का मान है वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जब 1/rp है तो तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करने से आरपी निकल जाएगा, आरपी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, r/। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। एक हमारे सीरीज में आ गई जो कि हमारा श्रेणी क्रम था, एक पैरेलल में आ गई जो कि हमारा पार्श्व क्रम था। अब इसने क्या बोला है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ऊष्मा के अनुपात का जो सूत्र होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो H से हम उसको डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। और इस H का मान क्या होता है, तो इस H का मान जो होता है वो क्या होता है, v² बटे में r गुणा में t। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, एच का मान निकालना है, क्योंकि ऊष्मा जो है ये ऊष्मा होती है, क्या होती है, ऊष्मा होती है। एच जो है ऊष्मा है, तो इस एच का मान क्या हो जाएगा, इसको निकालना है हमें। तो हमें श्रेणी और पार्श्व क्रम दोनों का निकालना है, तो आर एस का निकालेंगे और आर पी का निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर एस बटे आर पी कर देना है। तो आर एस बटे आर पी, यानी कि ये एच एस जो ऊष्मा है, एच एस बटे में एच पी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, एच एस क्या हो जाएगा, एच एस देखिए यहाँ पे v² बटे आर इंटू टी, तो हम लिखते हैं v² बटे आर इंटू टी, बटे में भी v² बटे आर इंटू टी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है आपको समझनी है।
यहाँ पे वोल्टेज जो है, क्योंकि इसमें वोल्टेज की बात नहीं है, तो ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर जो है हम हटा देते हैं, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो आर दोनों का अलग अलग है, क्योंकि इसका आर का मान आर बटे 2 आया है और इसका आर का मान ये आया है और एक का आर का मान ये आया है, ध्यान रखना है। तो इसलिए हम इसको टी समय दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, तो समय टी ये भी कट गया, तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे आर बटे में आर। ठीक है ना, यहाँ बचेगा आर बटे में आर। अब आर बटे में आर अगर बचता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इसके सॉल्यूशन को, यानी एच एस अपॉन में एच पी, एच एस अपॉन में एच पी। यहाँ पे क्या बचा आर बटे में क्या बचा दूसरा आर। अब ध्यान दीजिएगा एस का जो आर है, ध्यान रखना, जो एच एस सीरीज वाला आर है वो कितना है हमारे पास 2 आर है, सही है। और दूसरा जो आपका है वो क्या है, अच्छा एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक को सॉल्व कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब मिस्टेक देखो यहाँ पर वी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे तो 1/r है, ठीक है, और नीचे भी 1/r है, तो ये 1/r और यहाँ पर भी 1/r बचा, तो हम यहाँ पे r का मान रख लेते हैं अब। ठीक है, r का मान रखते हैं, तो 1/r का मतलब हो गया यहाँ पे s का मान कितना है r प्लस आर 2r, तो 1/2r बटे में 1 अब यहाँ पे कितना है p वाले का मान, p वाले का मान है r/2 r/2। अब इसको हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2r जो कि ऊपर वाला है, और ये गुणा करेंगे तो 2/r हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/r, 1/r/2 है, तो 1/r/2 को हम अगर करें तो क्या हो जाएगा r/2, तो हम ये लिख देंगे r/2, क्योंकि 1 करोगे तो ये पूरा का पूरा वापस से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से r कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा 1/4। ठीक है, 1/2 गुना 2 4, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आप देख सकते हैं 1/4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, ये कौन सा आर है सीरीज़ वाला, ये कौन सा है पी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 1/RS हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये आर पी ऊपर चला जाएगा एक, तो यहाँ पे आर पी बटे में 1 हो जाएगा, सही है। अब आर पी का मान जो है वो रख देंगे, आर पी का मान क्या है r/2, तो r/2 रख दीजिए, और आर एस का मान रख देंगे यहाँ पे 1/2r, तो आपका ये है, ये रहा। ठीक है, कभी कभी क्या है आपको कन्फ्यूज़न होता है कि ये कैसे ऊपर नीचे हो गया। और यहाँ पे आर पी कितना है, तो आर पी है r/2, तो आर पी को लिख देते हैं r/2, तो यहाँ हो जाएगा r/2, क्योंकि एक के नीचे तो एक से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 1/4, तो यही आ रहा है वापिस से। तो कैसे भी करिए, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, तो उस छठे क्वेश्चन का आंसर जो है 1/4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है कैसा होता है। ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, जो प्रणालिका होती है ना, प्रणालिका का मतलब होता है कुछ इस तरह का जो है एक चित्र होता है। ठीक है, ये प्रणालिका होगी जो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रणालिका होगी ये कैसी होगी, तो इसके ऊपर जो है ना, ये जो है बहुत सारे क्रोड घूमे रहते हैं, ये क्या होते हैं कॉपर के वायर होते हैं। इसमें एक पोल जो है आपका कौन सा होता है, नॉर्थ का होता है, एक होता है आपका साउथ का। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ से साउथ, इस तरह से आपके जो है चलते हैं सारे की सारी रेखाएं। और इसमें क्या होती है, जो परिनालिका के भीतर की बात कर रहा है, तो भीतर में जो ये आपकी कर्व होती हैं, बाहरी सरफेस में तो कर्व होती हैं, यानी कि वक्र पृष्ठीय होती हैं, लेकिन परिनालिका के भीतर जो है ये सीधी जाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी जाती हैं इस तरह से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हर चीज़ जो है इस तरह से जाएगी, जितना चुंबकीय क्षेत्र है ना वो बिल्कुल पैरेलल जाएगा, ऐसे जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो एकदम बिल्कुल समान हो रहा है, हर चीज़ जो है बराबर जा रही है।
तो परिनालिका के भीतर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी बिंदुओं पे समान होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कई बच्चों ने पूछा था कि सर नॉर्थ से जब हम साउथ जाते हैं, नॉर्थ से जब हम साउथ जाते हैं तो साउथ से ये नॉर्थ में कैसे पहुंचती है, तो परिनालिका के भीतर भीतर पहुंचती है, यानी कि मैग्नेट के अंदर अंदर जो है सीधी रेखाओं के थ्रू है पहुंचती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया आपसे, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो होता है C6H6, ठीक है, जहाँ पे 6 कार्बन हो और 6 आपके हाइड्रोजन हो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 और 1 6, इसमें 6 है आपके, और इसमें तो 6 नहीं है, 6 से ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। इसमें 3 और 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी गलत हो गया। हमारे पास इसमें 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। अब हम इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, कौन सा सही होगा। सबसे पहले जो भी संरचना सूत्र होता है ना, उसको आपको समझना होगा कि अगर कार्बन 6 हैं तो मैंने 6 कार्बन बना ली, एक और इसके सामने 2, ठीक है, एक ये 3 और एक ये 4, ये 5 और एक 6, ठीक है। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो इस तरह से ये जुड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में। लेकिन क्या होता है, जोड़ते समय जो कार्बन से कार्बन का एक जो है डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन अगला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, फिर अगला बनाता है, और फिर अगला छोड़ देते हैं और अगला बनाता है। चाहे आप कहीं से भी शुरू करिए, एक छोड़कर एक ही डबल हो बॉन्ड होगा, और सभी के साथ जो है हाइड्रोजन होंगे, सभी के साथ एक हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और इसके साथ भी हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन हो गए, देख सकते हो, 1 2 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर कार्बन में जो है डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 बॉन्ड जो हैं ये एक छोड़कर एक होगा। ये यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंगल दिखाई दे रहा है, फिर आपको डबल दिखाई देगा, फिर आपको सिंगल दिखाई देगा, फिर आपको डबल दिखाई देगा, फिर आपको सिंगल दिखाई देगा। तो इस तरह का संरचना होता है। अगर ये संरचना हमारे को सही मिलती है जिस चित्र में, वो हमारा आंसर सही है। यहाँ देखिए, कार्बन और कार्बन, यहाँ पर भी सिंगल डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, जो कि लगातार हो नहीं सकते हैं, एक छोड़ के एक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक सिंगल है, यहाँ पे डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है वो कैसा हो जाएगा, सी जैसा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। अब समजातीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, समजातीय श्रेणी का मतलब हो गया कि अगर एक कार्बन, अगर आपका C1 बढ़ता है, तो आपके यहाँ पर अगर कार्बन 1 बढ़ता है तो हाइड्रोजन को 2 बढ़ना होगा, ठीक है। बाकी उसमें जो भी उसके समान तत्व है वो बराबर रहने चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, इसमें यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि कार्बन 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, यही चीज़ हमारे को समझना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये C है, तो इसके साथ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 4 का हाइड्रोजन है, सॉरी। अब इसी के समानांतर में देखें, तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर कार्बन 1 बढ़ता है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ता है, और फिर अगर कार्बन 2 हो जाता है तो हाइड्रोजन जो है वो कितने हो जाएंगे आपके, वहाँ पर 4 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आपका सॉरी, कार्बन 1 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आपके, ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। जब भी कार्बन 1 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएंगे, यही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन तो सिंगल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। अगर कार्बन डबल हो जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक कार्बन पहले से था, ये कार्बन तो पहले स्टैंडर्ड है, यहाँ पे 2 हमने कार्बन बना दिए, एक कार्बन बढ़ रहा है, तो कार्बन जब बढ़ रहा है तो हमारे हाइड्रोजन कितने बढ़ जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन हुए, तो हाइड्रोजन 1 था तो 4 थे, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा तो 2 आपके सॉरी, कार्बन 1 था, कार्बन 1 है, तो आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अगर कार्बन 2 हो जाएंगे, यानी कि कार्बन 1 बढ़ेगा और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, अगर कार्बन 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये कार्बन 1 था तो इसमें 4 आपके हाइड्रोजन होने थे, कार्बन 1 था तो इसमें 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन देख सकते हो, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है और एक 4 मान लीजिए। तो इसका जैसे ही हमने एक कार्बन बढ़ाया, मैंने बताया एक कार्बन जैसे ही बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाते हैं, तो देखिए दूसरा भी हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं।
तो ये हमारा सही है। यहाँ पे देखिए ये एल्कोहल ग्रुप है, OH है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये आपका नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अच्छा C2H6 है, यहाँ पे C3OH है, यहाँ पे देखो OH है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ग्रुप में नहीं है, तो ये भी हमारा समझाती नहीं हुए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, दोनों जगह OH तो हैं, तो यहाँ पे समझाती तो दिखाई दे रहा है क्या, ये और ये बराबर कर रहे हैं, तो देखते हैं एक कार्बन के साथ कितने हैं, एक कार्बन के साथ में तीन जो है आपके, तीन क्या, एक चार, चार हाइड्रोजन है, तो हमने बताया था कि एक कार्बन है उसके साथ में कितने हाइड्रोजन है, चार है, एक, दो, तीन, और ये चार। क्यों, क्योंकि तीन तो ये रहा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन दो हैं, तो कार्बन दो हो गए, एक कार्बन के साथ में हमारे को मैंने बताया था कि चार होते हैं, अगर दूसरा कार्बन बढ़ेगा तो दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। यहाँ देखते हैं ये हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, छः तो हो गए। तो यहाँ पर देखिए पाँच तो ये है और ये छठा है, तो हो गया, आ गया समझ में। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, बाकी आप कहीं भी जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑक्सीजन आप जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन इधर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका OH भी समूह आ रहा है और बाकी सब कुछ सेम बढ़ रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कार्बन एक है तो चार होंगे, और जैसे ही कार्बन एक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन दो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखो कार्बन एक था तो चार थे, जैसे ही कार्बन एक और बढ़ा तो हाइड्रोजन आपके दो बढ़ गए, चाहे कहीं से भी दो बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कार्बन एक है तो इसमें हाइड्रोजन चार है, जैसे ही इसमें कार्बन आपके दो हुए तो हाइड्रोजन की मात्रा दो बढ़ गई। तो यही चीज़ मैंने समझा है, इसको समझना है, तो ये समझाती हो गया, ये भी समझाती है, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पहला और चौथा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खालिस्तान कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी मतलब मेन सरफेस पे, जो पृथ्वी पे हम जिस पे रहते हैं, हम जिस पे चलते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले यौगिकों को या तत्वों को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या है, उसका सीधा सीधा नाम है, जो भी भू पे मिलेगा, भूमि पे मिलेगा, वो खनिज कहलाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो दांतों का क्षय जब है कब प्रारंभ होगा, तो दांत जब हम ब्रश करते हैं तो हमारा क्षय को रोकने के लिए जो है हम उसकी बेसिसिटी यानी क्षारीयता को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही अगर मुंह का पीएच जितना कम होता जाएगा उतना जो है उसका जो है क्षय यानी कि दांत खराब होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अम्ल यानी कि एसिड, एसिड जैसे जैसे एसिड ज़्यादा कम होता जाएगा, एसिड का मान आप जानते हो कम होता है, और बेसिस का मान जो होता है यानी कि क्षार का मान जो है हमेशा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही एसिड कम होगा तो क्षय हो जाएगा। क्षय प्रारंभ कब होता है, जब एसिड का मान कम होता है, यानी कि 7 से कम होने के बाद, यानी कि मुंह मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम होने पर, जितना ज़्यादा कम होगा उतने ज़्यादा हमारा क्षय होगा। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है ब्रश करते हैं, ब्रश में जो है बेसिस यानी कि क्षार होते हैं, और क्षार जो है वो क्या करते हैं, मुंह के अम्ल को कम होने से बचाते हैं, क्षारता को बढ़ाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जिंक सल्फ्यूरिक Zn जो है, Zn का आप जो है H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 बन जाता है, साथ साथ में जो है ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, बिल्कुल। यहाँ पर जो है आपका H2 से SO4 जो है अलग होकर Zn से जुड़ गया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो भैया जिंक जो है Zn जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ZnO बनाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे तर्क यानी कि ये जो कारण है ना, इसको बोलते हैं कारण। कारण जो है ये गलत है कि भैया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तो बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा, और ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड का कोई जो है लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब जो है इसका कारण जो है गलत है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, दोनों अभिकथन और
तर्क सही है क्या? और अभिकथन जो दूसरा है, जो यानी कि ये तर्क है, उसका सही स्पष्टीकरण है? नहीं, उसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है भैया, ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। बाकी अभिकथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, ये भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है उसको समझिए और फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न जो है, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पर NaOH है, साथ में CH3COH है और आपको CH3COO, Na और H2O दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करेगा? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर CH3 और COOH लेता हूँ, ठीक है, तो CH3 तो मेरे को मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिसप्रिंट है ये। एक्चुअली इसने जो है आंसर पहले ही दे दिया है, इसने ये आंसर पहले ही दे दिया है। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। हमारा आंसर तो यही है भाई, NaOH प्लस CH3COH, पूरा तो वैसे ही संतुलित कर दिया। देखो CH3 यहाँ से ले लिया इसने, ठीक है। अच्छा, COO ये भी ले लिया इसने, COO वाला भी ले लिया। देखो यहाँ H को छोड़ दिया और यहाँ पे OH इसको छोड़ दिया। अब ये दोनों मिलकर के H और OH H2O बना रहे हैं। Na बचा हुआ था, इस Na को लिया गया है देखो यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी समीकरण सही है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यही आंसर होता। अगर हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी होती तो हमारा आंसर क्या होता? CH3COH जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मिस्टेक है। अब आते हैं हम बायोलॉजी सेक्शन पे। केमिस्ट्री हमने कर लिया, बायोलॉजी है। इसके बाद जो है आपके बड़े प्रश्न शुरू होंगे। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले तो आपका द्वार आता है, द्वार आ जाएगा। द्वार के बाद जो है आपका रास्ता आता है, ठीक है। द्वार के बाद जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? रास्ता आ जाएगा, मार्ग जिसको बोलते हैं। तो आप देखते हैं इसमें सही कौन सा है। मार्ग पहले नहीं आएगा, ये गलत है। कंठ पहले नहीं आएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे द्वार दिखाई दे रहा है, ये सही है। और यहाँ पे भी द्वार दिखाई दे रहा है, ये सही है। तो द्वार तो हमारे को दोनों में दिखाई दे रहा है, तो द्वार तो ठीक है। अब यहाँ पे है कंठ और यहाँ पे है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में कंठ आता है, तो यहाँ पर जो है आपका कंठ यहाँ पे सही है। यानी कि नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर कूपिका है। यहाँ से जो है हम सांस का प्रवाह करते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है हमारे साथ में? वायु जो है नासा द्वार में प्रवेश करती है, उसके बाद में ग्रसनी से गुजरते हुए, कंठ के माध्यम से होते हुए, श्वास नली में जाते हुए, ठीक है, और ये श्वास नलियों से जो है कूपिकाओं में पहुंचती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, फोर्थ वाला, ये सही है बिल्कुल। बाकी आपका इसमें सारे स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, निम्नलिखित कथन का कारण को पढ़ करके दिए गए विकल्पों का सही चयन करना है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो पिता जो होता है इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों पाए जाते हैं, और जो माता होती है उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि मादा में, और ये आपका नर में। जो मेन गुणसूत्र है ये पिता के पास होता है, जो कि वाई है। ये वाई किसी भी एक्स से मिले मादा के, आपका चाहे इस पहले एक्स से मिले या दूसरे एक्स से मिले, तो यही निर्धारण करता है आपका लिंग का। बाकी ये एक्स और एक्स मिले तो मादा के पास जो है वही पुरुष के पास है, ये निर्धारण करता है आपके लिंग का। अब यहाँ पे पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि नर के पास एक एक्स्ट्रा जो है अलग है, वाई आपका क्रोमोसोम है, यही लिंग निर्धारण करते हैं, जो कि वाई क्रोमोसोम कहलाता है। मानव पुरुष में एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो अभी भी मैंने बताया कि मानव में जो है एक्स और वाई होता है, इसी वजह से जो है लिंग निर्धारण होता है।
तो यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों सत्य है, कथन बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो कारण बिल्कुल कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि पुरुष में जो है एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि आपके मादा में जो है दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समान है। लेकिन यहाँ पर असमान, जो भी एक असमान इसमें चला जाएगा वो लिंग निर्धारण कर देगा कि मादा होगा या आपका नर होगा। अगर एक्स से वाई मिल गया तो ये नर हो जाएगा, क्योंकि ये समजातीय नहीं है। और एक्स से एक्स मिल जाएगा तो यहाँ पे मादा हो जाएगा। अब देख सकते हो आप, यहाँ पर x और y दोनों हैं। अगर y चला गया इस x के साथ तो भी एक्स वाई बनेगा। अगर यही y इस x के साथ चला गया तो भी एक्स वाई बनेगा, तो नर बनेगा। ये x से x मिलेगा तो भी मादा बनेगी, और इस x से दूसरा x मिलेगा तो भी मादा बनेगी। यानी 50-50% चांसेस होते हैं, 50% नर का और 50% मादा का। तो हमारे जो है दोनों कथन और कारण सही है, इसलिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? देखिए, जो आपका ये तंत्रिका बनी होती है, इस तरह से बनी होती है। तो बनी हुई है डायग्राम, उसी को हम बना लेते हैं एक बार। और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से जुड़ा रहता है, और जो दूसरा जुड़ा जुड़ा रहेगा वो भी आपका इसी तरह से जुड़ा रहेगा, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपके जुड़े रहते हैं। अब इसमें फ्लो कैसा होता है, विद्युत आवेश का प्रवाह जो होगा या आवेग का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहला जो होता है ये दूमिका होती है आपकी, ये बाहर वाली चीज़ होती है, दूमिका होती है, क्योंकि इसका चित्र पूछता है आपसे कभी कभी। और बीच वाला जो है ये पोर्शन है, इसको कोशिकाएं बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आपका, ये अंतिम जो सिरा है इसको अंतिम सिरा बोलते हैं। और ये वाला होता है आपका तंत्रिकाग्र। तो यहाँ पर इस तरह का ये पोर्शन होता है जो आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। और जब भी हमारे संवेग जो हमें महसूस होता है कुछ भी, वो इस तरह से ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल का जो मीडियम है वो इस तरह से चलता है, इस दिशा में। फिर इनके बीच में ये आप देख रहे हैं कि दूसरी जो तंत्रिका है वो आती है, वो इस तरह से ले जाती है। यहाँ पर बीच में आपको दिखाई देगा एक गैप, यहाँ पर ये जुड़े नहीं होते हैं, थोड़ा सा गैप रहता है यहाँ पर। ठीक है। और इस गैप को बोलते हैं हम सिनेप्स। इस गैप को बोलते हैं, तो दो तंत्रिकाओं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं सिनेप्स। तो ये ध्यान रखना है, ये भी आपका एमसीक्यू बनता है। और इस तरह से ये जो है वेग उत्पन्न करती हैं, या वेग का फॉर्म ये होता है, इस तरह से चलती हैं। सही दिशा आवेग का जो है इस तरह से चलता है। अब देखते हैं आपका जो, अगर इसको मानते हो आप कोशिकाएं, इसको अगर आप कोशिकाएं मानते हो तो कोशिकाएं की तरफ से चलेगी। यहाँ पर जो है पूंछ की तरफ से चल रही है अंतिम सिरा, तो ये गलत है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपकी ये जो है आपका इस तरह से चल रहा है, जो कि पूंछ की तरफ से चल रहा है, या अंतिम सिरा के तरफ से चल रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जुड़ा हुआ ही गलत है, क्योंकि आपका जो ये सिर है और ये सिर है जो एक ही दिशा में होती हैं। तो यहाँ पर तो सिर तो सही है, लेकिन दिशा जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि आपकी दिशा जो है एक इस तरह से चल रही है, तो आगे वाला भी इस तरह से ही चलेगा। यहाँ पे देखिए, अगला जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। अच्छा, ये तो गलत है आपका। यहाँ पर ये सही है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, देखिए जुड़ा हुआ, पहले माध्यम देखते हैं। ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये जुड़ा हुआ है, पूंछ से आपका ये जुड़ना चाहिए, पूंछ से आपका ये जुड़ना चाहिए।
ये सही है। ये तो गलत है ही, क्योंकि सिर से सिर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस सिर से जो है आपका, ये सिर है। ठीक है, इसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है, ये सिर है। और सिर का जो है ये पूँछ है, पूँछ के बाद में फिर सिर आता है, तो ये सिर है। और सिर के बाद में ये पूँछ है, अंतिम सिरा है, उसके बाद फिर से सिर आ रहा है, तो ये सिर है। और यहाँ पर फिर ये पूँछ है आपकी, अंतिम सिरा है, और उसके बाद में फिर से सिर है। और हमने बताया कि सिर से जो है आपकी पूँछ की तरफ दिशा होती है, तो सिर से ये पूँछ की तरफ दिशा जा रही है। यहाँ पे भी देखिए, फिर ये आपका सिर से पूँछ की तरफ दिशा जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए लोह आवश्यक होता है। देखिए, थायरक्सिन के लिए लोह आवश्यक नहीं होता, यही कथन गलत है। बाकी देखिए, ये शरीर के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसाओं का उपापचय का निर्माण करता है, ये सही है। थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता नहीं होगी तो घेंगा हो जाएगा, ये भी सही है। थायरक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे तीन ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है ये गलत है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित चित्र में ए, बी और सी भाग को आपको बताना है। ये आपका ए भाग है, ये आपका बी भाग है, और ये सी भाग है। इस चित्र को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो छोटा सा चित्र दिया है ना, ये वाला आपका ये दिया गया है। और जब भी आपका कोई अंकुर जो है ना इस तरह का होता है, जब आपका बीज जो है हम इस तरह से डालते हैं, तो इसमें इस तरह से स्फुटन होता है, और स्फुटन को जो हम क्या बोलते हैं, देखिए नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये सी वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मूलांकर बोलते हैं। तो मूलांकर देख सकते हैं, सी ऑप्शन मूलांकर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन जो है आपका बीच वाला है, ये वाला है हिस्सा। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो इस वाले को बीज पत्र बोलते हैं। तो बीज पत्र कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीच वाले हिस्से को। और ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन पूछा गया, जो ए ऑप्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ए ऑप्शन को बोलते हैं प्रांकुर। तो प्रांकुर जो है ये वाला है, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चित्र है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये चित्र आपको समझाने के लिए दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अब देखिए, जनन की अलैंगिक विधि जो होती है ना, इसमें जितनी भी उत्पन्न संतति होती है, जितने भी उत्पन्न जो है उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि उसके प्रोडक्ट्स हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं उसकी संतति, उसकी संतान है, उसमें परस्पर अधिक समानता होती है। अधिक समानता होती है, क्यों होती है? अलैंगिक जनन की वजह से होती है। इसका रीज़न क्या है, इसको हमने विस्तार में समझा हुआ है, लेकिन अलैंगिक में ये ज़्यादा होती है। देख सकते हैं आप, फूल फूल जो है आपस में एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। सारे फूल देखने में आपको एक जैसे लगेंगे। अगर बहुत सारे फूल तोड़ के रख दे तो आप उसमें छाट नहीं सकते कि ये अलग है, ये अलग है। और सेम फूल हो आपके फूल जो है दिखाई देते हैं, चाहे कोई भी आप फूल ले लीजिए, तो उसमें अधिक समानता होती है। इसी तरह से किसी फल को ले लीजिए, उसमें अधिक समानता होती है। किसी अन्न को ले लीजिए, उसमें भी अधिक समानता होती है। तो क्या होता है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेता है। देखो, अलैंगिक जनन में एक जनक जो है भाग लेता है, बिल्कुल अलैंगिक है। अलैंगिक मतलब है कि इसमें आपका जो है जनक दो नहीं है। अलैंगिक में जनक दो नहीं होते हैं, तो ये इसमें भाग लेता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है। दूसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। जब दो लोग शामिल ही नहीं है तो इसमें युग्मनज बनेगा ही नहीं, तो ये भी सही ऑप्शन है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले आता है। देखो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों अलग अलग होती है, तो इसका आपस में आना जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बाद होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया जैसे कि आपका तीसरे ऑप्शन में है कि अलैंगिक जनन अलग होता है, लैंगिक अलग होता है, तो इनका पहले आना और बाद में आना कोई पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक दूसरे से पहले नहीं आता, तो दोनों ऑप्शंस गलत हैं, और पहले वाले दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट और सेकंड सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, और अलैंगिक जनन में जो है युग्मक यानी कि जोड़े जो है शामिल नहीं होते, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन जो होता है इसमें जोड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जोड़े होते हैं।
अब जोड़े हैं तो अलैंगिक जनन है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि लैंगिक जनन से कोई मतलब रखे। इस तरह से यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, बाकी आपका ऑप्शन दोनों ऊपर वाले सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा होता है। आहार श्रृंखला में जो है तीसरे पोषी स्तर पे कौन होता है? तो देखिए, आहार श्रृंखला में हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर पाया जाएगा, वो जो है मांसाहारी प्राणी पाया जाएगा। बाकी पहले दूसरे पे कौन कौन से होंगे ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका चित्र हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा क्या होता है, उत्पादक होते हैं। पहला जो आएगा उत्पादक आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके शाकाहारी आ जाते हैं, ये दूसरे नंबर पे शाकाहारी। उसके बाद तीसरे नंबर का जो होता है उसको बोलते हैं हम मांसाहारी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये रहा मांसाहारी। सर्वाहारी एक ही बात है, ठीक है, सर्वाहारी भी बोलते हैं इसको, सर्वाहारी भी बोलते हैं। सर्वाहारी का मतलब क्या हो गया, ये भी मांस भी और आपका जो बिना मांस के जो आपके वेजिटेरियन सामान है वो भी खाते हैं, तो मांसाहारी प्राणी इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो थर्ड स्टेज में आपका ये आ जाता है, पहले में उत्पादक, दूसरे में शाकाहारी, तीसरे में मांसाहारी और चौथे में आपका अपघटक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चलता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, मांसाहारी जो है तीसरे स्तर के पोषी प्राणी होते हैं, जिनको हम सर्वाहारी भी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है आपके वर्णनात्मक प्रश्न, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं और इनको बड़े डिटेल से समझेंगे कि ये वर्णनात्मक प्रश्न आपको कैसे लिखने हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। 2 अंक का ये हो गया, और 2 अंक में पूछा गया आपसे, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर ये देखिए, एक सामान्य स्वस्थ आंख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बन जाती है। परंतु कभी कभी आंख की इस संयोजन शक्ति में कमी आ जाती है, जिससे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है, अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और दृष्टि दोष के प्रमुख जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो हमें 3 ही प्रकार बताने हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष। अगर आप इस आंसर को इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका जो दूसरा रूप है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको आंसर दिया है, सामान्य मानव नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से, यानी हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी वस्तु होगी या उससे अधिक दूरी पर से अनंत बिंदु के बीच की दूरियां समंजित कर सकता है, यानी कि समायोजित कर सकता है। और सिलेरी पेशी में समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण जो है हम निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो उसे ही हम जो है कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कह पाते हैं। इसके आंसर मैंने बता दिए कि कौन कौन से जो है मेन रूप होते हैं इसके। तो निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष है, और जरा दृष्टि दोष है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं। वर्षा की बूंदें कैसा काम करती है, प्रिज्म के रूप में काम करती हैं। जिस प्रकार प्रिज्म से या प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, उसी प्रकार जब प्रकाश जो है बारिश में पड़ती है या बारिश की बूंदों में पड़ती है तो सूर्य की किरणें जो है 7 रंगों में टूट जाती है। इसलिए बारिश के बाद जो है इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। यानी कि वर्षा की बूंदें क्या काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं, इसलिए जो है ये हमें ऐसा दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, यहाँ पर 2+2, यानी कि पहला प्रश्न देंगे आप आंसर तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, दूसरा प्रश्न का आंसर देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सारे प्रश्न आपको करने होंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चले जाएंगे। जितने भी प्रश्न हैं सबको सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग आपको लिखने हैं। 2+2 4 अंक आपको मिलेंगे, पहले प्रश्न से 2 अंक और दूसरे प्रश्न से 2 अंक। पहले प्रश्न की बात करते हैं,
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस प्रकाश की समानांतर, जितने भी ये प्रकाश की समानांतर किरणें गुजर रही हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, वो एक बिंदु पर जो है अभिसारित कर देती है, यानी कि इकट्ठा कर देती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, एफ जो है आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबको इकट्ठा कर रही है, इसलिए जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका उत्तर जो है आपको ध्यान रखना है। इसका उल्टा जो होता है वो अवतल लेंस को जो है हम यहाँ पर जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये हमने समझ लिया। कभी कभी पूछता है उल्टा क्वेश्चन कि अवतल लेंस को हम जो है अभिसारित लेंस नहीं कहते हैं, इसका कारण क्या है, तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, डायग्राम उल्टा बनेगा। और डायग्राम जरूर बनाना ताकि आपको 2 अंक पूरा मिल जाए, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है बहुत छोटी सी है, डायग्राम बनाने के बाद ही आपको पूरे अंक मिलेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है आपको। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग बता सकते हैं, नाई जो है हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ताकि जो है प्रतिबिंब उसको बड़ा दिखाई दे। आँख, नाक और कान के डॉक्टर जो है इसका उपयोग करते हैं, ताकि जो है बड़ा इमेज प्राप्त कर सके। साथ ही साथ गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के प्रयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण के प्रयोग में इसका उपयोग जो है गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, यानी हमारे जो साइड मिरर होती है उसके रूप में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है टेलीस्कोप में भी किया जाता है। साथ ही साथ उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है शॉपिंग मॉल में सुरक्षा के उद्देश्य से भी की जाती है। आप देखना शॉपिंग मॉल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपको उत्तल दर्पण मिलेगा, जो कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है और पूरे शॉपिंग मॉल का दृश्य जो है वहां पे दिखाता है। वो सिक्योरिटी रीजन से होता है कि कोई सामान जो है अपनी जेब में तो नहीं रख रहा। इस चीज से इन सब चीजों के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, किसी 4 ओम प्रतिरोध, ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है। किसी 4 ओम प्रतिरोध के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है आपको। प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें दिया क्या गया है, किसी 4 ओम प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस हमारे को आर का मान दे रखा है 4 ओम। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा, यानी समय दिया है 1 सेकंड का, टी बराबर है 1 सेकंड। इसके अलावा क्या दिया गया है इसमें, इसमें दे रहा है कि प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर आपको ज्ञात करनी है। एक चीज और दे रखी है, प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा, उष्मा की बात कर रहा है। उष्मा यानी कि आपका डब्लू दे रखा है, तो डब्लू हमारा लिख लेंगे, डब्लू है आपका 100 जूल। तो ये हमारे को 3 चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पे हमारे को एक फॉर्मूला याद है डब्लू का। डब्लू जो होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर, हमने ऊपर ही डिस्कस किया, अपॉन में आर इंटू टी। उष्मा की बात कर रहे हैं, डब्लू से डिनोट करिए, ये एच से डिनोट करिए, बात एक ही। ठीक है, ये आपको एच दे रखा है, समझ लीजिए अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये हमारे पास सूत्र होता है। इस सूत्र में जो जो हमारे को वैल्यू दे रखी है उसको डाल लेते हैं। डब्लू का मान दे रखा है, डब्लू हमारे पास 100 है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर की बात करें तो हमें यही तो निकालना वी स्क्वायर, सिरों पर विभवांतर, यानी कि हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर निकालना। तो वी स्क्वायर हमारे को दे नहीं रखा, वी स्क्वायर छोड़ देते हैं। आर दे रखा है 4, आर ले लेते हैं 4, गुणा में टाइम दे रखा है 1 सेकेंड का। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाइए, वी बराबर 400 का अंडर रूट हो जाएगा। अब जब आप इसका रूट निकालेंगे तो वी बराबर कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें दूसरा जो प्रश्न पूछा गया उसको देखिए, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस है 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। सेम वही आपका फॉर्मूला लगेगा, बस फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ से चेंज करेंगे। वो चेंज क्यों करेंगे, देखिए पहले
आपको कितना दे 20 ओम प्रतिरोध दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस का मान दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध जो है आपको 20 ओम दिया हुआ है, पहली चीज। और यहाँ पे एम्पियर दे रखा है, यानी कि आपको आई का मान दे रखा है। आई यानी कि करंट है, और इसका मान दे रखा है आपको 5 एम्पियर। उसके अलावा आपको समय कितना दे रखा है, टाइम भी दे रखा है आपको 30 सेकंड। ठीक है। टाइम आई और आर में एक संबंध होता है, वो भी आपका, जिसको हम एच से डिनोट करना चाहें या डब्ल्यू से डिनोट करना चाहें, आपकी मर्जी है, किसी से डिनोट करिए। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आई स्क्वायर, ठीक है, आर इंटू टी। अब यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेते हैं। आई स्क्वायर, आई मतलब 5, 5 का स्क्वायर कर लें। आर का मान हमारे को दे रखा 20, 20 हम इसको लिख लेते हैं, गुणा में टी आपको दे रखा 30 सेकंड, इसको भी लिख लेते हैं। ध्यान रखना कि ये सेकंड में ही होगा, मिनट में होगा तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे 25 हो गया, गुणा में 20 हो गया, गुणा में 30 हो गया। 25 दूनी 50, 3 75, 25 दूनी 50 और 5 10 5 15, 15, सॉरी 15 तो ये हो गया। 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 और 50 तियाँ 150, तो 150 ये हो गया। और आपके पास और कितने हैं, ज़ीरो, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, इसको लगा दीजिए। तो 15,000 जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा, जूल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जूल में। ये हमारे पास आंसर आ गया। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा हमें प्राप्त करनी थी, तो 15,000 जूल जो है उत्पन्न ऊष्मा होगी, यही हमारा इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं? तीसरा प्रश्न पूछा गया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? यानी कि पहला प्रश्न का आंसर देंगे तो 2 अंक, दूसरे प्रश्न का आंसर देंगे तो 2 अंक, और तीसरे प्रश्न का आंसर देंगे तो भी 2 अंक। इसके अथवा पाठ में पूछा गया, फ्यूज तार विद्युत सांधित्रों का, यानी कि विद्युत के जो उपकरण हैं उसका बचाव कैसे करता है, किस प्रकार करता है? इसमें दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युतीय चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ का आरेख जो है उत्तर सहित हमें बनाना है। पहला प्रश्न करेंगे 2 अंक मिलेगा, और दूसरा प्रश्न करेंगे तो 4 अंक मिलेगा। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ अंक लिखे गए हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, इसका रीजन क्या है, क्या कारण क्या है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। अगर चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक् सूची की दो दिशाओं का जो है यहाँ पर इंगत, यानी कि जो वहाँ पर दिखाएगा वो दो दिशाएं दिखाएगा, जो कि असंभव होता है। यही कारण है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद या फिर क्रॉस नहीं करती हैं। इसके दूसरे प्रश्न में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के गुण क्या क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये कैसी होती हैं, बल रेखाएं जो है ये इसका बंद वक्र होता है, यानी कि इनका क्लोज कर्व होता है। जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक प्रबल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और दो चुंबकीय रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है कि वहां पे दो दिशाएं दिखाई देगी, जो कि असंभव है। हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है एक ही दिशा दिखाता है। इसका तीसरा जो प्रश्न है 2 अंकीय, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो इसका हम कारण लिख देंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पे होती है। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। फ्यूज तार विद्युत सांधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? और दूसरा क्वेश्चन जो है, धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जा सकता है? साथ ही साथ परिपथ का आरेख भी हमें बनाना है। पहला प्रश्न करेंगे 2 अंक, और दूसरा प्रश्न करेंगे 4 अंक। विद्युत तार विद्युत सांधित्रों यानी कि उपकरणों का बचाव किस प्रकार करता है? तो इसका आंसर जो है हम इस प्रकार लिखेंगे,
फ्यूज तार का गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए जब भी परिपथ में एक विशिष्ट मान यानी कि एक जो भी मान होता है उसको गलने का, उससे अगर अधिक धारा प्रवाहित होगी तो जो फ्यूज तार है विद्युत प्रतिरोध के लिए हमने लगाया है, तो फ्यूज तार जो है ताप बढ़ने के कारण जो है वो अपने गलनांक तक पहुंच जाता है। फलस्वरूप जो है फ्यूज का तार जो है गल जाता है और परिपथ जो है टूट जाएगा। जब आपका बिजली का तार ही टूट जाएगा बीच में से जो आपको सप्लाई दे रहा है, तो क्या होगा, आपका जो भी सांद्रित्र है, जो भी उपकरण है वो बच जाएंगे जलने से। इसके बाद कभी कभी देखते हो आप आपके घरों में जो फ्यूज तार अगर डैमेज नहीं होता तो आपके उपकरण जल जाते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या फिर बल्ब हो। इसमें दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ का आरेख हमें उत्तर सहित बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जब एक धारावाही प्रणालिका का उपयोग किया जाता है तो स्थायी चुंबक या स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो वो शर्तें हैं, प्रणालिका के अंदर छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाना चाहिए, यानी कि वहां पे लोहे का उपयोग किया जाना चाहिए। और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीयकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को जो है ये बनाए रख सकता है, क्या? स्टील या लोहा। इसमें और भी हम बता सकते हैं, इसका चित्र पहले बना देंगे कि ये प्रणालिका है, इसके ऊपर ये जो है आपके तांबे के तार लपेटे हुए हैं। इसको एक प्लस से और एक नेगेटिव मान से हम दे देंगे और एक कुंजी लगा देंगे। तो इस तरह का ये इसका चित्र बना दोगे तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आप लिखोगे, तो प्रणालिका में प्रवाहित धारा जो है कौन सी होनी चाहिए? डिस्त धारा होनी चाहिए, डीसी करंट होना चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा नहीं होनी चाहिए, एसी करंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा कारण हम लिख सकते हैं इसमें, प्रणालिका में घुमावों की संख्या अधिक तथा सघन रूप से सटी हुई होनी चाहिए। जो घुमाव आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे लाल कलर में आपको एरो वाले दिखाई दे रहे हैं, इनकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी, जितने ज़्यादा चिपके रहेंगे, उतने ही ज़्यादा प्रबल जो है चुंबकीय क्षेत्र हमको देखने को वहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपका खंड होता है ख शुरू, जो पार्ट बी है उसमें। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे, अभी हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे थे, अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें पूछा गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका समीकरण बताना है। इन चारों के समीकरण बनाने हैं हमें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोज करके अमोनिया बनाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये एक एक अंक के प्रश्न हैं, और आप चारों करोगे तो 4 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए, पहले प्रश्न में अगर हम समझते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए यहाँ पे Zn है, ठीक है, जिंक के साथ में अभिक्रिया कराई जा रही है। साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हमने H2SO4, और जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 जिसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं ये बनेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये पहली अभिक्रिया संतुलित हुई हमारी। दूसरी अभिक्रिया में जो पूछा गया उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जो है आपका Mg है जो मैग्नीशियम है, इसके साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं, इसको ले लिया। अब ये जो दोनों आपस में मिलकर के ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तीसरा जो क्वेश्चन है इसी पार्ट का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से जो है अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन गैस लिया, इसके साथ में हमने हाइड्रोजन लगाया, और यहाँ पर जो है हमारे को अमोनिया गैस मिला। तो ये इसका आंसर हो गया, यहाँ पे अमोनिया गैस मिला। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके पार्ट की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिया हमने, इसको हमने जो है ऑक्सीजन से क्रिया कराई, तो यहाँ पर जो है हमारे को H2O यानी कि आपका जो है यहाँ पर क्या मिला? वाटर मिला, यानी कि जल मिला। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी मिला जो कि गैस के रूप में मिला। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं लिखनी है, और ये अभिक्रियाएं जो है संतुलित होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए करते हैं, इसका कारण बताना है। और निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका कारण बताना है। सबसे पहला, अगर हम प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण यानी कि जेवरात बनाने में क्यों करते हैं, तो उसका कारण हम लिख सकते हैं कि जो आपका सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं जो है वायु
या आर्द्रता, जिसको बोलते हैं हम मॉइस्चर, या अम्ल जो भी होंगे, कोई भी अम्ल होगा, उससे जो है ये संचारित नहीं होते हैं, यानी कि इनमें जंग नहीं लगता है। इनकी धात्विक चमक जो है लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि चमकते रहते हैं। साथ ही ये धातुएं जो है सर्वोत्तम अधातवर्ध्य होती हैं और तन्य भी होती हैं। अधातवर्ध्य और तन्य का मतलब है इसको कितना भी पीट कर, कितना भी लंबा कर लो, कितना भी किसी भी डिजाइन में डाल लो, ये टूटते नहीं हैं। तो ये इनका ये इसी कारण से जो है इनको जिस आकार में हम बदलना चाहते हैं, जिस डिजाइन में हम बनाना चाहते हैं, उस डिजाइन में ये बन जाते हैं। इसलिए जो है प्लेटिनम, सोना और चांदी को जो है हम आभूषण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइडों में प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए निष्कर्षण करते समय उस प्रक्रम के दौरान कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को जो है ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं ये बताने हैं। और निम्नलिखित यौगिक के जो हैं आपको आयुपैक नाम लिखने हैं। तो और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है। तो अगर आप पहला प्रश्न करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, दूसरा प्रश्न करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, तीसरा प्रश्न करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, यानी कि टोटल 2 2 2 करके यानी कि 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आबंध की हम डेफिनेशन देखें तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें जो कौन कौन से लक्षण होते हैं, लक्षण की बात कर रहे हैं ना, सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। इन अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है, इनके अंदर जो है प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो है अंतराणुक कम होता है। साथ ही साथ इनका क्वथनांक जो होता है, यानी कि जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। गलनांक भी कम होता है, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही इसके कम होते हैं। और इनके यौगिक जो है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हो गए इसके लक्षण। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, यौगिक के जो आयुपैक नाम बताने हैं आपको, दो यौगिक दे रखे हैं, इसके आयुपैक नेम बताने हैं आपको। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। CH3CH2CHO, इस यौगिक का नाम जो होगा आयुपैक नेम में वो होता है प्रोपेनल, तो हम बोलेंगे प्रोपेनल। और जो CH3COCH3, यहाँ पर जो आप काउंट करोगे चाहे कहीं से भी करोगे तो ये आपको बोलेंगे हम इसको प्रोपेनॉन। और 2 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग कहीं से भी करोगे 2 नंबर पे आएगा तो 2 हो जाएगा। तो प्रोपेनॉन 2 और प्रोपेनल, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया इसकी बात करते हैं हम। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है। तो यहाँ पे झाग का निर्माण कैसे होगा पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं और साबुन को जब कठोर जल में घोला जाता है तब यह अविलेय लवण यानी कि स्कम बनाते हैं और झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। 2 अंक की प्रश्न है, इसमें आपको रिएक्शन जरूर बतानी होगी। पहली रिएक्शन बता देंगे, कठोर जल में जो है आपका क्या होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है, तो CaCl2 हो जाएगा, कठोर जल में है ये। और इसके साथ जब साबुन को लगाते हैं, हम घोलते हैं, तो यहाँ पे अविलेय स्कम मिलता है जिसको हम अविलेय लवण कहते हैं, साथ में NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही है, अब ये जो है कठोर जल मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है। इसके साथ जब हम साबुन को घोलते हैं तो हमारे को अविलेय स्कम मिलेगा, साथ ही साथ 2NaCl जो है मिलेगा। रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, जहाँ पर कैल्शियम हो वहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, अगर कैल्शियम से ट्रीट करा रहे हैं, मैग्नीशियम से ट्रीट करा रहे हैं तो मैग्नीशियम आ जाएगा। बस ये रिएक्शन कोई भी एक लिख दोगे और ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, टिप्पणी लिखनी है विकृत विकृत गंधिता पे, रेडॉक्स अभिक्रिया पे और एस्टीकरण अभिक्रिया पे। सबसे पहले बात करें विकृत गंधिता की बात, तो यहाँ पर क्या होता है, तेल तथा वसा युक्त भोज्य पदार्थों का वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण
अरुचिकर स्वाद तथा गंध उत्पन्न होने का प्रक्रम जो है क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि उसका टेस्ट खराब हो जाता है। कोई भी चीज़ आप जो छोड़ोगे वायु के संपर्क के आने के बाद में जो है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। उदाहरण के लिए चिप्स का पैकेट अगर आप फाड़ के छोड़ देते हो बाद में खाते हो तो उसमें आपका जो है विकृत गंधिता देखने को मिलती है, यानी कि उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है हम उसको नाइट्रोजन से जो है क्या करते हैं, उसको फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। अब दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इसको समझ सकते हैं। उपचयन इस प्रक्रम में जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन मिलेगी या फिर हाइड्रोजन निकल जाएगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अपचयन इस प्रक्रम में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होगा या फिर हाइड्रोजन का संयोग होगा, यानी कि दोनों चीजें हो सकती हैं। ऑक्सीजन का संयोग भी हो सकता है, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो सकता है, हाइड्रोजन का ह्रास भी हो सकता है और हाइड्रोजन का संयोग भी हो सकता है। और ये दोनों जब एक साथ कहीं भी होंगी तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप जो है इन समीकरण में से कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। उदाहरण हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखो एन है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और ये जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड होके Na2O बन रहा है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है इसको तो यहाँ पे बोल रहा है उपचयन हो रहा है। अगर अपचयन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। देखना, ध्यान रखना, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से हम क्रिया करा रहे हैं और साथ ही साथ जब रिएक्शन में हम देख रहे हैं इसका आउटपुट क्या मिल रहा है कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से खत्म हो गया है, हमारा कॉपर अलग बन गया है और जो हाइड्रोजन था इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको रिएक्शन से ज़्यादा समझाने हैं। यहाँ पे देखिए ZNO को कार्बन से हमने जब ट्रीट कराया है तो यहाँ पे ZN के साथ में जो O था, जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया है और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन नहीं था वो जुड़ गया है। तो यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ये भी आप अभिक्रिया बता सकते हैं। कोई भी तीनों में से अभिक्रिया लिख करके आप समझा सकते हैं। तीसरा जो चरण है आपका पूछा गया है एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो एस्टीकरण अभिक्रिया के बारे में हम बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा होता है ये अभिक्रिया। अल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को जो है हम एस्टीकरण कहते हैं। अब इस एस्टीकरण का जो है हमें समीकरण जो समझाना है वो कैसा होगा। देखिए एक परख नली में इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से मिलाएंगे। इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की डालेंगे। परख नली को हल्का गर्म करेंगे, ठीक है, और टब में रख देंगे। गर्म पानी के टब में जो है या तो गर्म कर लें या फिर गर्म पानी के टब में रख देंगे। शीघ्र ही सारे कमरे में एस्टर की सुगंध फैल जाएगी। और यही जो यहाँ पर उदाहरण दिया है यही एस्टीकरण अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल जो हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। C2H5OH जो है आपका ये हो गया कि परख नली में इथाइल अल्कोहल लिया है हमने और इसको एसिटिक अम्ल जो है यहाँ पे मिलाया हमने इसमें, साथ ही साथ ऊष्मा दिया और साथ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक सांद्र अम्ल दिया और यहाँ पे हमको जो मिला है यहाँ पर एसिटर मिल गया है। एस्टर जो है CH3COOC2H5 जो एस्टर है ये मिल गया है। इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। तो ये पूरे घर में या फिर वहाँ पर जिस लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे फैल जाएगा। तो ये आपको जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको ये रिएक्शन देनी होगी और ये आपको डेफिनेशन लिख देनी होगी। तो आप जो है टिप्पणी को कंप्लीट कर देंगे। अगला जो है आपका ग खंड, इसमें आपका बायोलॉजी सेक्शन शुरू होता है। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच में अंतर बताने हैं, इसके उदाहरण भी देने हैं। तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है, और इसके अंतर बताएंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर 9वां प्रश्न अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इनके बीच में अंतर बताएंगे और उदाहरण बताएंगे तो आपको टोटल यहाँ पर 4 अंक मिलेंगे। सबसे पहले जैव निम्नीकरण पदार्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पर वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, यानी कि प्राकृतिक कारणों के द्वारा जो है वो अपघटित हो जाते हैं। उसको हमें सलाने गड़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, अपने आप जो है प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जो है वो अपघटित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो है लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहते हैं तथा वातावरण के अन्य सदस्यों को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह के पदार्थ जो है खत्म हो जाते हैं और खत्म हो जाएंगे तो हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे घरेलू कचरा हो जाता है आपका, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, किचन में जो भी यूज़ करते हैं वो सारे कचरे जो है गल जाते हैं। साथ ही साथ पट्टी है, रुई है या कृषि का कोई उत्पाद है वो सारे के सारे गल जाते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम दूसरे
इसके पार्ट की बात करें, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में अगर हमें बताना होगा तो हम बताएंगे, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, गैर जैव न्यूनीकरण पदार्थ या अपशिष्ट कहलाते हैं। यानी कि ये जल्दी से खत्म नहीं होते हैं और प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो है ये लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें बने रहते हैं। और जो उसके सदस्य हैं, चाहे जैसे कि गाय है, प्लास्टिक खा जाती है, प्लास्टिक जो है गैर जैव न्यूनीकरण है। ठीक है, ये सारे के सारे पदार्थ, कांच हो गया, पॉलीथीन हो गया, बोतलें हो गई, रेडियोधर्मी पदार्थ हो गए, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि जल्दी नहीं गलते हैं। आपको समय से, जिस समय भी आपने फेंका होगा उसके बाद बहुत लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकते हैं। नवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपको ए, बी और सी पार्ट और डी पार्ट दे रखा है। अगर ये चारों के नाम बताते हैं तो 4 अंक आपको एक एक करके मिल जाएंगे। पहला जो यहाँ पे ए पार्ट है जो मस्तिष्क के पास है, इसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। बी पार्ट जो है मस्तिष्क से थोड़ा सा नीचे है, जो इसको बोलते हैं प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हम। सी पार्ट जो है आपके कंठ के पास में जो होता है, ये आपका थायराइड ग्रंथि, जिसको आउटू ग्रंथि भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो है लास्ट में जो आपके चेस्ट के पास मिलता है, जो आपके फेफड़े के पास मिलता है, इसको थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। अगला जो पार्ट है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है, उसके उत्तर देने हैं। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता तथा पुत्र के गुणसूत्रों के, माता तथा पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, यानी कि उनकी कॉपी होती है। इसकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जैसे लिंग, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, एक युग्म जो होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े के रूप में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, यानी कि एक्स एक्स होते हैं तथा दोनों ही एक्स कहलाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन पुरुष में यह जोड़ा जो है परिपूर्ण नहीं होता है, और एक गुणसूत्र जो है सामान्य आकार में एक्स होता है और दूसरा जो है छोटा होता है, जिसको हम वाई बोलते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगणत पैटर्न पता कर सकते हैं? देखो, इस पैराग्राफ का छोटा सा मतलब है, इतने कहानी इसने लिख दी है। इसमें बोला है कि देखो, मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की जो संख्याएं होती हैं, जोड़ों की संख्याएं होती हैं, वो 22 होती हैं, जो मानव में और स्त्री में दोनों में बराबर पाई जाती हैं। यानी मानव नर में और मादा में 22 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन एक युग्म ऐसा होता है, यानी एक जोड़ा ऐसा होता है जो अलग होता है। एक युग्म या एक जोड़ा ऐसा होता है जो दोनों में अलग होता है, और इस जोड़े को जो हम कहते हैं कि ये पूर्ण जोड़ा नहीं होता है, यानी कि ये जो है एक जैसा नहीं होता है। और स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म तो होता है, लेकिन मनुष्य में जो है वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों में जो भी गुणसूत्र मिलेगा वो एक्स मिलेगा, लेकिन पुरुष में जो है एक्स भी मिलता है और वाई भी मिलता है। ठीक है, इसलिए पुरुष के गुणसूत्र जो है एक्स वाई कहलाते हैं और मादा के जो गुणसूत्र है वो एक्स एक्स कहलाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसको हमने समझा। अब यहाँ पर देखिए, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, यानी कि जो हम लिंग निर्धारित करते हैं, जो भी हमारे बच्चे होंगे वो हमारे वंश के हिसाब से कैसे हो सकते हैं, ये हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर लिखते हुए हमें ये बताना होगा, लिंग निर्धारण वंशागणत संभव है या वंशानुगणत संभव है, यह इस बात पे निर्भर है कि मनुष्य के सभी गुणसूत्र पूरी तरह से युग्म नहीं होते। सभी गुणसूत्र तो युग्म नहीं होते, जोड़े नहीं होते हैं, 22 ही होते हैं, लेकिन 23वां जो है वो आपका अलग होता है। ठीक है, गुणसूत्र पूरी तरह से युग्म नहीं होते। मनुष्य में अधिकांश गुणसूत्र जो है माता तथा पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप यानी कि कॉपी होते हैं। और मानव में लिंग निर्धारण अनुवांशिक आधार पर होता है, क्योंकि हमारे जेनेटिक जो गुण हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों में पाया जाता है, हमारी बीमारियां पाई जाती हैं, हमारे लक्षण पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं लिंग जो है वो अनुवांशिक आधार पर निर्धारित होता है, अर्थात जनक जीवों में वंशानुगत जीन ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। जो हमारे जीन हैं, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जिसको बोलते हैं हम गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, वही हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो है उत्तरदायित्व रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संतति लड़का हो गया या लड़की, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। हमारी संतति जो है आगे आने वाले विकास को जो है प्रभावी बनाती है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि लिंग निर्धारण वंशानुगत हो सकता है, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि मनुष्य के सभी गुणसूत्र जो है वो क्या होते हैं,
समयुग्मी नहीं होते हैं। उसमें से केवल 22 गुणसूत्र समयुग्मी होते हैं जो दोनों में मिलते हैं, लेकिन 23वां गुणसूत्र जो है वो अलग अलग होता है जो लिंग को निर्धारित करता है। अर्थात हम ही, हमारा वंश जो है वो लिंग को निर्धारित करता है। तो हम कह सकते हैं लिंग निर्धारण के लिए हम वंशानुगत हो सकते हैं या निर्धारित किया जा सकता है। कैसे हो सकता है, इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए हमें पूरा का पूरा जो है एक छोटा सा डायग्राम बनाने के साथ साथ ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्स वाई जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये जो है पिता के अंदर मिलता है और माता के अंदर दोनों एक्स एक्स मिलते हैं। तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, साधारणतः आधे बच्चे लड़के तथा आधे लड़की हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका एक्स हमने ले लिया, इसका एक्स ले लिया, इस पुरुष का एक्स ले लिया, इस पुरुष का यहाँ पे हमने वाई ले लिया, तो हमने दोनों ले लिए। इस तरह से स्त्री का भी हमने एक्स ले लिया और स्त्री का दूसरा एक्स भी ले लिया, क्योंकि स्त्री में एक्स एक्स से मिलते हैं तो दोनों एक्स एक्स ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसका अगर मैंने ये x लिया है, ये वाला x, ठीक है, और इसका ये वाला y है। अगर इसका x इस पुरुष का ये वाला x, ध्यान रखना है, अगर स्त्री के इस वाले x से गुणा करता है, यानी कि आपस में जो है युग्म बनते हैं, तो ये x है ये x है, दोनों जब x x एक जैसे हो जाएंगे तो पुत्री संभवतः होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की बात कर रहे हैं। अब ये y जो है इसी x से अगर गुणा करेंगे तो x और y बनेगा, x और y बनेगा तो हमारे पास पुत्र होगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो पुत्र बनता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इसका दूसरा वाला x ले लेता हूँ, ये वाला x, तो ये x अगर इस x से मिलेगा, ये वाला x और ये वाला x, दोनों x, ये वाले x और ये वाले x मिलेंगे तो दोनों फिर से x बन जाएंगे, डबल x, और डबल x बनेगा तो पुत्री बन जाएगी। यही x हमारा है पहले से ही, और यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका x से x कर दिया तो हमारा क्या हो गया, पुत्री हो गई। और यहाँ पर y जो है, इस y को पहले हमने इस x से मिलाया था तो हमारा y और x मिलकर के पुत्र दे रहा था, और इसी तरह से ये y और ये x मिलकर के भी पुत्र दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 बार तो पुत्री बन रही है, ठीक है, और 2 बार पुत्र बन रहा है। पुत्र की संख्याएं 2 और पुत्री की संख्याएं 2, यानी 50-50 चांसेस हैं मानव के लिंग निर्धारण में पुरुष की। तो यहाँ पे देखिए, साधारणतः बच्चे जो है आधे क्या होंगे, लड़के हो सकते हैं और लड़की हो सकती हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र ही ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि माता के पास एक्स ही है। लेकिन जो बच्चे का लिंग निर्धारण होगा, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो किस पे निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पे, क्योंकि पिता के पास जो है एक्स भी है और वाई भी है। अगर वो एक्स दे देगा इसको तो एक्स एक्स मिलकर लड़की देंगे, अगर ये वाई मिल जाएगा किसी भी एक्स से तो लड़का होगा। तो यहाँ पर जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होगा वो लड़की होगी, ठीक है, और जिस पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा वो क्या होगा, लड़का होगा। तो इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। डायग्राम जरूर बनाना है, भले ही आप ये लड़की ना बनाएं, ठीक है, बाकी ये आपको लिख देना है, पिता में एक्स वाई और माता में एक्स एक्स, और इस तरह से चार्ट बनाना है, साथ ही ये आंसर लिखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, मानव आहार नाल का आरेख बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है, 4 अंक आपको मिलेगा। उसमें निम्नलिखित भागों को दिखाना है, जिसमें मुख हो सकता है, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत। ये 4 चीज को दिखाएंगे तो 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे, आधे आधे अंक यहाँ से, और चित्र बनाने के 4 अंक, यानी कि 6 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसी का अथवा पाठ में स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित आरेख यानी चित्र बनाना है, और उसमें पराग नली की वृद्धि की ओर बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए जो है हमें दिखाना है, समझाना है। 6 अंक यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करें मानव आहार नाल कैसा बनेगा, तो मानव का आहार नाल कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा ये पार्ट जो हो जाएगी मुख जिसको बोलते हैं, गुहिका जिसको बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है ग्रसिका है, ध्यान रखिएगा, मुख फिर ग्रसिका फिर आमाशय बताना है। आमाशय जो है आपका ये वाला एरिया हो जाता है। आमाशय में जो मैंने रेड कर रखा है ये आपको आंसर याद रखने हैं, बाकी मैंने आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको ये चित्र याद रहे। और इसमें आपको अंतिम बताना है छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, तो क्षुद्रांत जो है आपको दिखा देना है, छोटी आंत यहाँ पे आपकी होती है, ये छोटी आंत है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का आपको चित्र बनाना है। ये चित्र बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा है। अगर आप देखना चाहें तो देखो इस तरह का ये चित्र होगा। तो इस तरह का चित्र आपको बनाना है, और ये चित्र आपको समझना भी है। और ये सारे के सारे जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे दे रखी है, जो भी चीज़ें, पिताशय कहाँ होता है, अंगनाशय क्या होता है, और फिर मूत्राशय गुदा कहाँ होती है, ये सारे के सारे चित्रों में आपको याद रखने हैं।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया अथवा पाठ जिसमें स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाते हुए पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश को हमें दिखाना है। 6 अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये पराग कण जो है यहाँ पर आता है जब स्त्री, अब ये समझना है कि आपको जो ये जो स्त्री केसर है ये होता क्या है। देखिए सबसे समझ लीजिए, कोई भी जब फूल खिलता है तो फूल खिलने से पहले जो है ना वो कली होती है, कुछ इस तरह की कली होती है, छोटी सी कली होती है, उसके बाहर जो है इस तरह के पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा कली होती है। उसके बीच में जो ये होता है ना ये पोर्शन, इसी को हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब स्त्री केसर जो इस तरह का होता है, ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये स्त्री केसर होता है, इसी का बड़ा रूप जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है स्त्री केसर वो। अब इसके जो आंसर लिखने हैं आपको कैसे लिखने हैं, तो पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे इसमें, पराग कणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद नर युग्म को अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक तक जाना होता है। यहाँ पर देखिए, ये पराग कण जो है, ये पराग कण जो है उपयुक्त स्थान पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पे पहुंच गए। और ये वर्तिकाग्र पे पहुंच गए, इसके बाद इसको जाना है नर युग्म को, कहाँ पे जाना है, अंडाशय में उपस्थित ये नर युग्म बनता हुआ, देखो नर युग्म बनता हुआ कहाँ जाएगा, अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचना है, इसको यहाँ पर पहुंचना है। तो ये हमें पहली बात बतानी है, ये चित्र जरूर बनाना है, इस चित्र को ध्यान रखना है आपको, चित्र को। इसमें दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर इसके लिए पराग कण से एक नलिका विकसित होती है और वर्तिका से होती हुई बीजांड तक जाती है। यहाँ पे देखो, पराग कण से जो है एक यहाँ पर आपका ये एक ट्यूब बन रही है। ठीक है, ये पराग नली से होती हुई कहाँ जाती है, आपकी विकसित होकर के कहाँ तक जाती है, वर्तिका से होते हुए कहाँ चली जाती है, आपके बीजांड तक जाती है, ये बीजांड है। ठीक है, यहाँ पे चली जाती है। इसके अलावा क्या लिखेंगे हम, 5-6 पॉइंट आपको लिखने हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, ये अंडाशय है, और इसके अंदर ये बीजांड है। ठीक है, बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है। जब ये आपका यहाँ से परागकण जो है पहुंचेगा तब इनका निषेचन हो जाएगा यहाँ पे, और ये किसके द्वारा पहुंचेगा, इस नली के द्वारा पहुंचेगा, जो नली आपको दिखाई दे रही है लंबी सी, इसके द्वारा पहुंचेगा। निषेचन के बाद युग्मनज में कई विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण का विकास होता है। अब यहाँ पर जैसे ही जो आपका नर युग्मक अंडाशय से मिलेगा, तो यहाँ पे मादा युग्मक के साथ मिलकर के अंडाशय में मिलेगा, तो यहाँ पे जो है निषेचन हो जाएगा। निषेचन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है एक छोटा छोटा विभाजन होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे भ्रूण का विकास हो जाएगा। यानी कि जो पौधा बनने वाला है, जो कली बनने वाली है, जो चीज़ विकसित होने वाली वो बनेगी। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और ये बीजांड में बदल जाता है। ठीक है, बीज में बदल जाता है। बीजांड से एक कठोर आवरण जो है विकसित होगा और वो किस में बदल जाएगा, बीज के अंदर बदल जाएगा। यहाँ पर जो है बीजांड से एक आपका आवरण विकसित होगा और जो है ये बदल जाएगा आपका एक बीज में। और बीज में बदलने के बाद क्या हो जाएगा, अंडा से तेजी से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर के जो है फल या फूल बनता है। और जो यहाँ पर जो ये फूल, ये आपका जो यहाँ पर हमने देखा स्त्री केसर, इसके जो हिस्से हैं साइड वाले, जो यहाँ पे पत्तियाँ इसको सेफ करती हैं, इनको बचाती है, उसको जो है ये क्या करते हैं कि हटा देते हैं। ये सड़ के अलग हो जाती हैं, या धूप में सड़ के या गल के या सूख के अलग हो जाएंगी, और फिर जो है आपका फूल बनना शुरू हो जाएगा। तो होकर के जो है फल या फूल बन जाता है, तथा फूल के अन्य भाग जो होते हैं, जैसे कि बाह्यदल है, पुष्पासन है, अंडाशय है, पुंकेसर है, ये सारे के सारे जो है अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र मुरझा करके नीचे गिर जाते हैं, तब आपको एक फूल देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो है ये आंसर हो जाएगा आपका। अब आप समझ चुके होंगे कि ये आंसर कैसा था, और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं बेहतरीन तरीके से। तो इन क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से याद करना है।